हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ेंगे। छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसके बाद थीम चेंज हो जाती है, इसलिए मैं अगले श्लोक को नहीं लिया। हम लोगों ने 31 में शब्द तन्मात्रा और आकाश की उत्पत्ति का वर्णन सुना। फिर क्या बोला, 31 बोलते थे क्या, नहीं 32 में, सॉरी 32 में 33 में सुना कि उसका शब्द का गुण क्या होता है। अर्थ का आश्रयत्व अर्थात अर्थ को आश्रय प्रदान करने का गुण, अर्थ वहन करता है। मैं कुछ बोल रहा हूं तो उससे कुछ अर्थ ट्रांसफर होकर आपके पास जा रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड दिस। दृष्टुलिंगत्वम, जो दृष्टा दिखाई नहीं पड़ता है उसको चिन्हित व्यक्ति कर लेता है शब्द के द्वारा। इजी। और तन्मात्रत्वम च नभस, वह आकाश का तन्मात्रत्व यानी तन्मात्रा का गुण वाला है, अर्थात आकाश का यह सूक्ष्म रूप है। ये 3 लक्षण शब्द के आपने सुने थे। अब आप सुनेंगे उसके इस तन्मात्रा के कॉरस्पॉन्डिंग जो महाभूत है यानी कि आकाश, उसका लक्षण क्या है। और क्योंकि थोड़ा समझने वाला था, यद्यपि छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है, इसलिए मैं इतना ही रखा हूँ। ये बात भी कारण है। मेरे पीछे बोलिए। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्, प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश यानी स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राण, वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगी, चलिए पहले अन्वय को देखते समझाइए बात। भूतानाम मतलब प्राणियों को, यानी कि सभी प्राणियों को जो भी देह धारण किए हैं। छिद्र का मतलब स्थान। छिद्र का अर्थ क्या समझते हैं? छेद मतलब, छेद मतलब स्पेस। आप लोग और मैं, हम सभी लोग किसी स्पेस में है कि नहीं? सिंपल सी बात, वो अपने छेद में होल। छिद्र मतलब स्थान। दातृत्व, दान देने का गुण, यानी कि जीवों को स्थान देने का गुण। कहाँ पर? बहि च अंतरम, शरीर के बाहर और अंदर। शरीर के बाहर का मतलब आपके आसपास देखिए सब स्पेस है कि नहीं, उसमें हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर भी स्पेस है। इजी। देखिए, इजी बोलने से पहले थोड़ा विचार कीजिएगा मैं क्या यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। आकाश में ही सारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं वो सब हैं कि नहीं? शरीर के बाहर सब वस्तु सेट की गई हैं, और अंदर भी तो आकाश है। ये ओजस वाले बड़ा अच्छा बात बताते हैं कि हम लोग पृथ्वी तत्व को लेते हैं, अग्नि को लेते हैं, है नहीं? पृथ्वी क्या, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये हमसे हमारा शरीर बना है। तो पृथ्वी लेते हैं खान पी करके, पानी पीते हैं, वो भी ठीक है। वायु नहीं लेते हैं बहुत बार ठीक से, गहरी सांस नहीं लेते। ये लास्ट टाइम कब लिया था? मैं भी जब के समय अगर लिया तो ऐसे करके सांस लेते हैं। वायु ठीक से नहीं लेते और अग्नि भी नहीं लेते ठीक से। तो कहते हैं भाजी क्या बात करें, गरम दाल पीते हैं हम, अरहर की क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन अब देखिए कि सूर्य का प्रकाश नहीं लेते। आजकल तो खत्म ही हो गया। हम गए थे कहाँ, कैलाश अस्पताल, सही में वो कैलाश है। हाँ मतलब वहाँ इतना ठंड है, इन द सेंस कि सूर्य आता ही नहीं, सब बंद है। यू कांट हैव सन। इट्स वेरी स्ट्रांग। मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, से 10 घंटे 12 घंटे का जॉब है, तो अब वो सूर्य देखेंगे ही नहीं लिटरली। तो और एक और भी तत्व रह गया, आकाश तत्व।
आकाश तत्व कैसे मिलता है वेदवादी, ये तो जानती हैं इसके बारे में, कैसे मिलता है आकाश तत्व शरीर को। ओके, तुंग विद्या माता जी पहले बता दी आपसे, चलिए आप बताइए आकाश तत्व कैसे मिलता है। ओजस वालों के हिसाब से क्या बोलती हैं, अरे कुछ तो बताइए। श्वास लेके हमको ओजस का वीडियो शेयर करिए, खुद भूल गई आप। आकाश तत्व मिलता है फास्टिंग से, इसीलिए भाई देखो हम इसके आचार्य नहीं है, हमसे होता नहीं है ये, लेकिन इसीलिए आधा पेट खाना चाहिए। जो खा सके खा, जिसको खा सके खाना चाहिए। हमारा तो जब तक पूरा 108% नहीं होता हम नहीं रुकते, लेकिन आधा पेट खाना चाहिए। 25% हवा के लिए, 25% आकाश के लिए छोड़ देना। ऐसा सिस्टम है ना, हाँ ऐसा सिस्टम है, यही सिस्टम छोड़ देना चाहिए, तो उससे हजम हो जाता है। प्रभुपाद विरोध में कहते हैं पहले तुम ज़्यादा खाते हो, फिर उसको मतलब जब मोटे हो जाते हो तो उससे कम करने के लिए तुम एक्सरसाइज करते हो, तो उससे पहले ही तुम्हें कम खाना चाहिए। तो मैं सोचा था प्रभुपाद के लिए आसान है, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अच्छी चीज़ हो तो अब इट्स डिफिकल्ट। बट बात है, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर आप देखिए, फील करिए, जरा पेट को फुलाइए, अंदर बाहर तो कुछ है, आकाश महसूस हुआ अभी। चेक करके हम लोग थोड़ा चेतते नहीं है भाई। नाक के अंदर तो दिख ही रहा छेद है, ये सब हवा है, सॉरी आकाश है। मुंह के अंदर आकाश है, बहुत सारा हमारा आकाश अंदर भी है। अभी अभी रुक जाइए और समझाता हूँ अभी आपको। और नहीं कम खाएंगे स्पेस बचेगा वो तो ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अंदर भी स्पेस है, आंतों में स्पेस है, हड्डियों में स्पेस है। किसकी हड्डी में स्पेस नहीं है? आप जानते हैं हड्डियों के बीच में अंदर भी क्या कहते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो के अंदर भी स्पेस है। तो स्पेस है, ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सब जगह स्पेस है, इसलिए कह रहे हैं बाहर और अंदर भी रहना। तथा प्राण इंद्रिय आत्मधिष्णुत्वम, ये इंटरेस्टिंग है। प्राण मतलब प्राण, प्राण की एनर्जी जो क्रिया शक्ति से युक्त है, इंद्रियां कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां, और आत्म यानी मन का कर्म क्षेत्र है या आश्रय स्थान है। धिष्णुत्व मतलब ये सब कहाँ रहते हैं, तो ये आकाश में रहते हैं। ये कहने का अर्थ, ये भी और प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में क्लियर करेंगे। ये नवसह वृत्ति लक्षण, आकाश के कार्य रूप लक्षण है। वृत्ति मतलब तटस्थ लक्षण, कैसे वो कार्य करता है, ये बात बोल रहे हैं। भावार्थ दीपिका, इस श्लोक में आकाश का लक्षण बतलाया गया है। इस श्लोक में आकाश के 3 लक्षण बतलाए गए हैं। सभी भूतों को अवकाश प्रदान करना, अवकाश मीन्स स्पेस, यानी कि सभी जितने भी पंच महाभूत हैं वो रहते कहाँ हैं, आकाश में रहते हैं। कहने का मतलब ये बोल रहा है। भीतर और बाहर के व्यवहार का विषय बनना, बात क्या कह रहे हैं, देखिए बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं, तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध इत्यादि जो कुछ भी हैं, वो हैं कहाँ, आकाश में। अब देख लीजिए आसपास, कुछ भी हमारे भोग की सामग्री है वो कहाँ रखी है, आकाश में रखी। और अंदर जितने भी हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लीवर है, इधर आपका गॉल ब्लैडर, गलत बोलना है क्या, अरे इनको बता दें कौन सा बायोलॉजी पढ़े। यहाँ पे लीवर है नहीं, काले कृष्ण, यहाँ लीवर, इधर गॉल ब्लैडर। तो आप जान रहे हैं कि गॉल ब्लैडर भी हमारे शरीर के आकाश में, मेरे शरीर के आकाश में नहीं है, लेकिन आप लोग के पास होगा, भाग्यवान है आप लोग। तो हाँ, ब्रेन तो इधर है ही आपका पेट के पास। तो आप देख रहे हैं कि हर अंग एक विशेष आकाश के स्थान में सेट है। इजी समझ में आ गया, ये कह रहा है। और भी चीजें हैं, नाड़ी आदि के छिद्र रूप से प्राण, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या, नाड़ी इज नॉट नस, ये आप लोगों को नस दिख रही है, ये नाड़ी नहीं है। आप सोच सकते हो, लेकिन ये नाड़ी नहीं है। नाड़ी वह तंत्र है जिसमें प्राणिक एनर्जी फ्लो करती है। ये सब आगे बहुत बार आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझा रहा हूं आपको। हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है, प्राण, आपने सुना था ना, प्राण शक्ति क्रिया शक्ति से युक्त है। प्राण जो है क्रिया शक्ति से युक्त है, उसी से सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। तो जो एनर्जी चलन है बहुत सूक्ष्म है, और वह उसमें प्राण फ्लो होता है। तो जब प्राण का अवरोध होता है तो उसी स्थान पर फिर उसके अनुसार रोग आने लग जाता है। इसीलिए जब आपका वो वैद्य जैसे यहाँ पे पकड़ते हैं तो वो नस नहीं पकड़ते, नस पकड़ना होता तो यहाँ से उल्टा पकड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ से नस पकड़ते हैं, नस नहीं, आई एम सॉरी, नाड़ी परीक्षण करते हैं और वो देखते हैं नाड़ी कैसी चल रही है। इसलिए आप अपने आप देखेंगे तो कुछ नहीं मालूम चलेगा, इट नीड्स ट्रेनिंग। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? तो वो जो नाड़ी का विचार कर सकते हैं कि एक अंदर हमारे शरीर के पूरा फैला हुआ एक तंत्र है, और वह बड़ा सूक्ष्म तंत्र है, इसे नाड़ी तंत्र कहेंगे, और उसके अंदर भी आकाश है।
जब नाली क्लियर होगी तब ना कुछ उसमें फ्लो करेगा। तो नाड़ी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नाली बोल सकते हैं। वो प्राणिक नालियां हैं जिसमें कि प्राण फ्लो कर रहा है। तो नाली में स्पेस होगा कि नहीं होगा? तो अंदर स्थान बना ना आकाश। क्या आप समझ पाए इस बात को? ऐसा मानिए कि जैसे कि हाँ चलिए, वो याद है कि कूलर हुआ करता था, वाटर कूलर मतलब जो पंखे लगा रहता, तो उसमें एक पाइप रहता था, फिर ऐसे 3 जगह उसकी ब्रांचेस होती थी, और फिर उसको पानी खींचता था पंप, और पाइप उस पाइप के सिस्टम के द्वारा जगह जगह पानी फैलता था। तो उस पाइप में छेद नहीं होगा तो पानी कैसे जाएगा बताइए? तो जो प्राणिक चैनल है, नाड़ियाँ, उसके अंदर भी स्पेस है, और वो स्पेस आकाश है जिसमें कि प्राणिक एनर्जी फ्लो करती है। आज तो एकदम वैज्ञानिक श्लोक हुआ ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इंद्रियां और मन का आश्रय, मन भी कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। और भाई स्वाभाविक सी बात है कि मन आकाश के बाहर तो नहीं जा सकता है। आपका मन कहीं आकाश के बाहर गया है, अभी समझ में नहीं आया होगा। इस समय मन कहाँ है आपका? जहां भी है वो आकाश के बाहर है कि अंदर? प्रिय श्रवा माता जी, इस समय मन कहाँ है? अगर यहाँ है तो यहाँ भी आकाश है, और अगर आगरा में है, आगरा में कोई सब्जी बन रही है, कहीं हो रहा है, तो जहां भी आपका मन जा रहा है क्या आकाश के बाहर है? भक्ति प्रदम माता जी कल जब करेंगी तो हमेशा तो भगवान में मन लगता नहीं है। तो जब मन बाहर जा रहा है भगवान के, तो बाहर के आकाश के भी बाहर जा रहा है। मन अगर वैकुंठ में है तब तो परमहंस है, तो परमहंस है। अभी तो वैकुंठ में नहीं है, अभी तो सोच रहे होंगे भोजन किसने बनाना है, क्या होगा, है ना। आप पहले ये समझ लीजिए कि कोई ऐसे ना समझ में आ रहा हो कि मन आकाश में कैसे, तो आप समझ लीजिए कि मन जा कहाँ रहा है। ये तो समझते हैं कि मन कहीं जाता है, तो जहां जा रहा है वो वस्तु कहाँ है? आकाश के अंदर है। तो मन आकाश के बाहर चला जाएगा? तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी कि मन भी आकाश के अंदर है। सिंपल सी बात है, बुद्धि मन सब उसके अंदर ही आ रहा है। इट्स लाइक वी आर कॉन्फाइंड इन अ स्पेस, उसके बाहर हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, आप लोग स्वर्ग के गार्डन के बारे में सोचते ही होंगे, जब में कोई सोचा कभी आज तक? तो वहां पे भी मन नहीं पहुंच रहा हमारा, लेकिन आकाश के अंदर है। इंद्रियां तो स्पष्ट है कि इंद्रियां अपने, अच्छा इंद्रियां कहां जाती हैं? इंद्रियों की रेंज क्या है? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आप मन के लिए बोल रहे हैं। आपने कहा कि जिसको देखा है वहां मन जाता है, देखा सुना है, लेकिन हम इंद्रियों को पूछे इंद्रियां कहां तक जाती हैं? बहुत इजी आंसर, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। कोई आहार निद्रा, ओके रुक्मणी माता जी यू गेट 100 पॉइंट्स। इंद्रिय विषयों तक सिंपल उत्तर था। आंख कहाँ तक जाएगी? रूप तक। आंख क्या गंध? आप लोग की आंख गंध भी देख लेती है। जैसे लोग बोलते हैं भाई इधर दाल देखो, दाल देखने का मतलब दाल चखो, देख तो रही है दाल। या जब सर्विंग करते हैं तो बोलते हैं यार रोटी दिखा दो, दिखाने के लिए बोल रहा है कि देने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि इंद्रियों की रेंज इंद्रिय विषयों तक। क्लियर? तो इंद्रिय विषय कहाँ? इंद्रिय विषय कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो इंद्रिय कहाँ रहेंगी? आकाश में। जब रेंज ही आकाश के अंदर है तो इंद्रिय कैसे बाहर चली जाएंगी? कुछ समझ में आ रहा है? इन द सेंसेस आर लिमिटेड बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स आर लिमिटेड बाय स्पेस। तो सेंसेस आर आल्सो लिमिटेड बाय स्पेस। बट इफ x is less than y and y is less than z, then x is less than z. इतनी गणित आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा समझ लीजिए, मान लीजिए आपका बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, उस हाँ दिस इज वेरी गुड। बच्चा और क्रॉलर याद आ रहा है आप लोग को? तो बच्चा लिमिटेड है क्रॉलर तक। क्रॉलर समझते हैं? उसी में वो जो भी करेगा उसी के अंदर कूदेगा, कादे करेगा उसी करेगा। लेकिन क्रॉलर लिमिटेड आपके घर तक। तो वो बच्चा कहां तक लिमिटेड हुआ? घर तक। नहीं समझ में आया? अब कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, एक बच्चा तो है। रखिए पूजा माता जी, आर यू हियर? आई सॉ यू, आर यू हियर? सबके छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, अभी नहीं दिख रही हैं। इधर कहाँ बच्चा है? नहीं, ये बच्चे तो क्रॉलर के बाहर निकल गए। ये तो घर के बाहर भी निकल जाएंगे। इनको तो बांध के रखना पड़ता है। ये तो बड़े हो गए। क्या क्रॉलर वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया किसी को? तो बहुत इजी है। बच्चे क्रॉलर में ही रहेगा और क्रॉलर घर में रहेगा, तो बच्चा भी घर के अंदर रहेगा कि नहीं? अगर ये कहा जाए कि बच्चा घर में है तो क्या कठिनाई है? अंडरस्टूड है? तो इंद्रियों की रेंज इंद्रिय विषयों तक है, और इंद्रिय विषय आकाश से बाहर जा नहीं सकते हैं। तो अब इसलिए
इंद्रियों भी आश्रय जो है आकाश हुआ, मतलब उन्हीं में सब सारा गेम जो है इस आकाश के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, वृत्ति कार्य को कहते हैं, ये कार्य ही आकाश के लक्षण है। कार्य समझ में आ रहा है? कार्य मतलब आकाश क्या कार्य करता है? इन सबको आश्रय प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है, अधिष्ठान, स्पेस, वेयर ऑल दिस इज हैपनिंग, आकाश के अंदर हो रहा है। इसी तरह आगे भी एक श्लोक में तन्मात्राओं तथा भूतों की उत्पत्ति, दूसरे श्लोक से तन्मात्रा का लक्षण और तीसरे श्लोक से महाभूत का लक्षण बतलाया हुआ समझना चाहिए। समझ रहे हैं? सबसे पहले बताएंगे तन्मात्रा और उस रेस्पेक्टिव पंच महाभूत की कैसी सृष्टि हुई, फिर तन्मात्रा का लक्षण बताएंगे और फिर पंच महाभूत का बताएंगे। इजी तात्पर्य, मन, इंद्रिय तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं, भले ही वे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई ना पड़े। मतलब मन का भी रूप होता है, इंद्रियों का भी होता है, प्राण शक्ति का भी, जीवात्मा का तो होता ही है। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में यह शरीर के भीतर की नसों तथा प्राण वायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रूप का आधार आकाश कैसे है? शब्द से आकाश, आकाश से फिर स्पर्श से वायु से रूप और रूप से अग्नि। तो रूप आधार हुआ ना आकाश, रूप का आधार आकाश हुआ कि नहीं? तो रूप सारे आकाश का आधार है, सारा आकाश रूप का आधार है, ये कहना चाहिए। आकाश नहीं होता तो रूप भी प्रकट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि जीवात्मा का रूप आकाश से नहीं आया, लेकिन प्राण का रूप, मन का रूप, किसी भी वस्तु का रूप का आश्रय आकाश है, ये बात कहा जा रहा है। मटीरियल रूप की बात करना, ये क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहे हैं आंतरिक रूप में यह शरीर के भीतर की नसों तथा प्राण वायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नसों में भी स्पेस होता है। नस और नाड़ी अलग हुआ तो नस, आप जानते हैं इस नस में भी अंदर होता है ना स्पेस, तभी तो वो जब खून लेने के लिए आते हैं तो नस से लेते तो उसमें खून, उस क्या कहते हैं उसके अंदर, कुछ कहते हैं नस, वेंस के बीच के स्पेस कुछ कहते हैं, क्या स्पेस कहते हैं कुछ कहते होंगे, हमको बायोलॉजी इतनी याद नहीं है। तो वेंस के बीच में कुछ होता है ना, वो आर्टरीज और वेंस के बीच में होता है ना, उसमें खून बहता है भाई। उसी को तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, उसी में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो फिर वो व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है, क्या क्या फजीयत होती है, हृदय में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि आर्टरीज के बीच में, निर्मला पॉल माता जी बायोलॉजी पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इनकी बात छोड़ देते हैं। बायोलॉजी नहीं, ये हमको समझा रही थी कि ये प्रभु जी नारियल में भी पेस्टिसाइड पड़ता है। तो कैसे पड़ता है? वो पेड़ की जड़ में कुछ डाल देते हैं और उसके बाद उसकी, क्या बोलते थे उसको, वेंस बोलते हैं माता जी, क्या भूल गया मैं, कुछ उसके अंदर पेड़ का स्ट्रक्चर होता है, उसमें से कैपिलरी मूवमेंट से वो ऊपर पानी उठता चला जाता है, ऐसे कुछ होता है ना। अब तो समझ में आ रही बायोलॉजी। हाँ, तो वो भी स्पेस है तब ना ऊपर उठेगा, स्पेस नहीं होगा तो कैसे उठ जाएगा? जाइलम, अरे काला कृष्ण प्रभु, वेरी गुड, यस, कुछ कैपिलरी इफेक्ट होता है, जो भी रहता हो। तो वो हमारी नसों में, हमारी आर्टरीज में, सब जगह अंदर स्पेस, सब जानते हैं इस बात को। तो कह रहे आकाश वहां भी विद्यमान है। और प्राण वायु वाली बात आप समझ ही गए, नाड़ियों में प्राण शक्ति बहती है। बाह्य रूप से इंद्रिय विषयों के अदृश्य रूप होते, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। बाह्य रूप से इंद्रिय विषयों के अदृश्य रूप होते हैं। ये क्या? आप कहेंगे हमें तो रूप दिख रहा है, क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं? ये बड़ा रहस्य में लगा। बाह्य रूप से इंद्रिय विषयों के अदृश्य रूप होते हैं। तो क्या ये केवल रूप की ही बात कर रहे हैं या रूप, रस, गंध, स्पर्श सबकी बात कर रहे हैं? ना, थिंग्स आर गेटिंग वेरी सटल हियर। शब्द का भी एक रूप है, रूप का भी एक रूप है, तो उसको तो कुछ परसीव हम रूप के रूप में कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना, प्रभुपाद समझा ये रहे हैं कि जो गंध है उसका भी एक फॉर्म है, यद्यपि हम उसको फॉर्म के रूप में अनुभव नहीं कर रहे। हमको प्रभुपाद की बात से ही समझ में आ रहा है, बट इज सो सटल। मतलब अगर मैं बोलूं गंध तो आपको कुछ लगेगा ना, कुछ वेपर जैसी कुछ होगा, कुछ तत्व तो है ना उसका, भले ही वह हमको दिख नहीं रहा है, वो उसका सूक्ष्म रूप है, लेकिन वो है। क्या कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं आप? स्पर्श अगर कुछ होता ही नहीं तो उसका स्पर्श कैसे कर पाते आप? इट इज अ टेंजिबल सब्सटेंस, है ना कुछ,
लेकिन वो अब आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैं समझ पा रहा हूं जो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। और वो सब कहाँ है? बाह्य रूप से आकाश में स्थित है। अदृश्य इंद्रिय विषयों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है। ये तो समझ में आ ही रहा है। शब्द से आकाश आया था, आकाश से स्पर्श, फिर रूप, रस और गंध सब आ गया। और प्राण वायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य है, मतलब बाह्य रूप से इंद्रिय विषयों को सपोर्ट करना और अंदर आंतरिक रूप से हमारे शरीर में प्राण वायु और रक्त का संचरण कराना। ये सब आकाश के द्वारा हो रहा, नहीं तो नहीं होता। आकाश ही नहीं होता तो बहते कहाँ ये सब चीजें? ठीक है। आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि, अब बहुत सुंदर तरह से प्रपात समझाया, अब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा समझाया, बहुत बढ़िया। आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई है, जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्रों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। अब समझ में आ गया? देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि आप मुझसे सुन रहे हैं, है कि नहीं? तानिया, सोनी माता जी, आप मुझसे ही क्लास सुन रही हैं ना? तो मैं रूम में बैठा हूं, सुना रहा हूं आपको। तो मैं यहां बैठा हूं। अब आप जानते हैं कि ये कैमरा कुछ कैच किया, फिर इसने इसको 0 और 1 में कन्वर्ट किया। अगर आप इसमें दिमाग लगाना चालू कर दें तो कंप्यूटर में ये सब 0 1 0 1 0 1 जा रहा है। फिर उसके बाद ये हमको नहीं पता, उसके बाद इंटरनेट में जा रहा है। अब यहां से ये इंटरनेट में जा रहा है, फिर ये तरंगों में बन गया। अब क्लियर हुआ और आपके सामने फर्स्ट क्लास रूप आ रहा है। तो अगर अच्छा, ये सब कहां हो रहा है? आकाश में ही प्रेषित हो रहा है कि नहीं? तो आकाश में सूक्ष्म रूप को धारण करने की क्षमता नहीं होती तो वह सूक्ष्म रूप आप लोग के सामने ग्रॉस रूप में कैसे आया? आप लोग का वीडियो में कैसे देख पा रहा हूं? क्यों राधा शर्मा माता जी, आप है ना क्लास में? कुछ रिएक्शन नहीं दे रही, दुखी है क्या कुछ? हाँ, दुखी है, ठीक है। तो आपको मैं कैसे देखा अभी? आपका रूप वहां से प्रेषित हो रहा है, आपके पास से प्रेषित मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, और मेरा रूप यहां से ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन रूप के रूप में तो नहीं हो रहा है। हो रहा है रूप के रूप में। अब सब लोग सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग कम लिए थे कि समझने में बड़ा दिमाग लगेगा इसका। ये है ना इंटरेस्टिंग बात? जो रेडियो में शब्द ट्रांसमिट करते हैं तो क्या आवाज हल्ला करते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चला जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रेषित किए जाते हैं और वो सब आकाश में हो रहा है। आपने सुना नहीं, रेडियो वेव से। और यहां भी आप जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो कौन सी वेव, भगवान जाने कौन सी वेव होती है जो भी, लेकिन मेरा रूप उस रेडियो वेव में कन्वर्ट होकर आकाश के माध्यम से बहुत तीव्रता से आपके पास आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंटर कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन अब जब ये आकाश में है तब तो रूप के रूप में नहीं है ना, इट इज ग्रॉस। इज इट सिंकिंग? क्या आपको दिख रहा है कि मैं उड़ रहा हूं वहां पर टावर में जाकर के मुझे कंप्रेस कर दिया गया, मैं उड़ कर आपके पास जा रहा हूं? ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मेरे वाणी को, मेरे रूप को चेंज किया जा रहा है और फिर आकाश में प्रेषित किया जाता है। तो आकाश में अगर रूप होता ही नहीं तो कैसे पकड़ में आता? अब बताइए, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं। अब तो प्रभुपाद ने बात बड़ी गंभीर बोली थी, लेकिन समझाया बहुत सुंदर तरह से कि देखो, आकाश में भी इंद्रिय विषयों का रूप होता है। यद्यपि उसको एक तरीका होता है, जो तरीका जान जाएगा तो प्रकट कर सकते हैं। इसी से महाराज समझाते हैं कि देखिए, हमारा मन भी एक रेडियो की, एक टेलीविजन की तरह है। अगर टेलीविजन ठीक कर दिया जाए तो उसमें भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। आप सुना ही था, चित्त अगर पवित्र हो जाएगा तो भगवान को पकड़ने लग जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, झिलमिल 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 दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आकाश में भी सूक्ष्म रूप से इंद्रिय विषयों के रूप विद्यमान होते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड बाय श्रील प्रभुपाद। इसकी यहाँ अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। यह श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं, उनसे गुण तथा कार्य, उनके गुण तथा कार्य क्या हैं, और किस तरह सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूर्त तत्वों का प्राकट्य होता है। तो ये प्रपात वैज्ञानिकों पे छोड़ते हैं, आप परेशान मत हो, ये लोग करते हैं रिसर्च। चिंतन, अनुभव तथा इच्छा, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग जैसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल में संपन्न होते हैं। ये समझे बात? यही समझा रहा था आप लोग को। जो भी चिंतन मन में हो रहा है वो जा कहाँ रहा है? आकाश तत्व के बाहर तो नहीं जा रहा है, वो भी आकाश तत्व के अंदर ही हो रहा है।
कुछ अनुभव कर रहे हैं तो वह भी आकाश के अंदर, और कोई इच्छाएं भी कर रहे हैं तो वो भी आकाश के अंदर। तो ये सारा जो मन का कार्य क्षेत्र है वो आकाश के अंदर है। इजी हो गया समझना? ठीक है। तो देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सुन रहा है, तो जैसे भी काले कृष्ण प्रभु ने पॉइंट आउट किया कि वैकुंठ के बारे में सोच रहा है, तो हाँ वैकुंठ के बारे में सोच रहे हैं तो वैकुंठ में है, लेकिन सोचेंगे तब जब वैकुंठ का शब्द कान में प्रवेश करेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमारा मन इस आकाश तत्व के बाहर कभी जा ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके। भगवत गीता का यह कथन कि मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी के आधार पर अगला जन्म होता है, इसका भी इस श्लोक में सन्निवेश हुआ है। ये क्या बोले, फिर से पढ़ें। भगवत गीता का यह कथन कि मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी के आधार पर अगला जन्म होता है, इसका भी इस श्लोक में सन्निवेश हुआ। देखिए भगवत गीता में क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्त्या सदा तद भाव भाविता। एक ही था, उससे और भी क्या श्लोक था, नाति अत्र संशय, नहीं चलिए वो अलग था, भगवान के संबंध में था। तो अब आप ये देखिए, मन का कार्य क्षेत्र आकाश में है, तो मरते समय मन जहां गया आकाश के अंदर, जहां गया वहीं अब अगला डेस्टिनेशन जीव का होगा। इसीलिए कुत्ते पालने नहीं चाहिए, कुत्तों को रोटी देनी चाहिए, बाहर रहे, लेकिन आप पालेंगे तो अब उनका ही स्मरण हो गया तो लेकिन काफी संभावना है कि कुत्ते का स्मरण हो जाए। लोग समझ नहीं पाते हैं, जिससे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, प्रेम करने लगते हैं, फिर उधर मती जाने लग जाती है। वे किसी की पॉटी भी उठा रहे तो कितना प्रेम करेंगे, इतना तो बाप की नहीं उठाते लोग, है कि नहीं, जितना कि डॉग को उठा रहे हैं, दिखा ही रहे हैं, है ना। ये मजाक लगता है लोगों को, लेकिन ये मजाक नहीं, ये बहुत डेंजरस है। हमारे मैथ्स के प्रोफेसर थे लखनऊ में, तो बच्चे तो सब उनके बाहर बाहर प्लेस हो गए थे, आईटी के मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो कुत्ता ही पाले रहते थे। तो डेंजरस है, इट्स नॉट अ जोक। आप जो भी करना चाहें करें, कुत्ता अगर पाल भी रहे तो कम से कम बाहर रहना चाहिए, घर के अंदर टांग के कुत्ते को चलते रहना, उसमें आसक्त होना, ये ठीक नहीं है। और कुत्ते का नाम भी भगवान के नाम पे नहीं रखते, टम्बू टिम्पू कुछ कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा नाम रख दें कुछ भगवान के नाम पे कुछ कनेक्टेड हो, तब तो कुछ उद्धार हो जाए। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। हमारे एक रिश्तेदार ने अपने व्हाट्सएप पे डाल के रखा था, कुत्ते का बर्थडे मना रहे थे, आई मीन शी डॉग का, नॉट, हम हिंदी नहीं बोलना चाहते उसका, लेकिन और उसको व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आपके पास और कोई स्मरण कराने के लिए नहीं वस्तु। बहुत खतरनाक बात है। तो अब हम करना क्या है, जैसे भी काले कृष्ण प्रभु ने पॉइंट आउट किया, अपने को वैकुंठ का स्मरण करना है, आकाश के बाहर की बातों को सुनना है। तो पर अब स्वाभाविक सी बात है, मन आकाश तत्व के बाहर की बात का होगा तो आकाश के बाहर चले जाएंगे। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। तो ये एक फोटो है, शरीर छोड़ रहा है, शरीर छोड़ते समय जिस चीज का स्मरण करेगा वैसा ही देह व्यक्ति को प्राप्त होगा। जो ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास का या कल्मश का अवसर प्राप्त होता है कि आंतरिक यानी मानसिक अस्तित्व मूर्त रूप में बदल जाते हैं। हिंदी समझ में आई? कुछ हमको भी नहीं आई, इसलिए हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको। ये प्रपात की इंग्लिश है। मेंटल एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू टेंजिबल फॉर्म एज सून एज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू कंटेमिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ द ग्रॉस एलिमेंट्स फ्रॉम सटल फॉर्म। ये थोड़ी सी कठिन लग रही है इंग्लिश में, फिर प्रयास करता हूँ। मेंटल एग्जिस्टेंस, मन मरते समय जो मन की स्थिति होती है वह है टेंजिबल फॉर्म, मतलब ऐसा फॉर्म जो कि आपके हाथ में हो, उसको आप पकड़ सकें, ऐसा कर सकते हैं, उसको कहते हैं टेंजिबल। उसमें परिणत हो जाती है जैसे ही देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू कंटेमिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ द ग्रॉस एलिमेंट्स फ्रॉम सटल फॉर्म। भाई जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि मान लीजिए कोई मर रहा है और मरते समय उसकी चेतना अपने कुत्ते के शरीर में है, कुत्ते में है, सॉरी। तो अब जैसे ही वह मरेगा तो उसकी वह मानसिक चेतना उसको एक कुत्ते के शरीर में लेके चली जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है। मन दूषित हो गया, कंटामिनेट हो गया कुत्ते के विचार से। अब जैसे ही ग्रॉस एलिमेंट्स को मौका मिलेगा, मतलब कि अब उसका जैसे ही अगला जन्म लेने का मौका आएगा, सब प्रभुपाद समझाते हैं कि मृत्यु मतलब 6 महीने के लिए सो जाना,
तो मतलब 6 महीने के लिए शरीर नहीं मिलेगा। एक मोटा मोटा बोल रहा हूँ जो प्रभुपाद ने बताया, हमको ऐसे कुछ पता नहीं है, ना याद भी नहीं पिछली बार कैसे मरा था मैं कुछ याद नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो। आप लोगों को किसी को याद है कैसे मरे थे? श्याम सेवनी को पता होगा, श्याम सेवनी माता जी पता है आपको कैसे मरी थी आप पिछले जन्म में? नहीं है, किसी को याद, मोस्टली किसी को याद नहीं रहता। तो 6 महीने के लिए रुकना पड़ता है, उसके बाद अब कौन सा पापा मिलेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। तो जब दोबारा फिर भौतिक देह प्राप्त करने का समय आएगा तो व्यक्ति को देह मिल जाएगा, ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। मन जाइलम भौतिक विषयों में वो में अच्छा आजकल कमेंट है, स्पेस इज होल्डिंग एवरीथिंग अराउंड एंड विद इन अस मटेरियल एंड सटल। यस, बोलते हैं वो रेडियो, आकाशवाणी और कुछ क्या करें। क्या इसी प्रकार पॉजिटिव अफर्मेशंस वर्क करते हैं? हम नहीं कह सकते कि देखिए अफर्मेशंस कार्य करते हैं, लेकिन इसका संबंध यहाँ है हम कुछ नहीं कह सकते। शब्द तो आकाश के अंदर ही है, तो बात स्पष्ट है। जब आप शब्द बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब हमको नहीं पता कैसे क्या होता है उसके आगे। इंद्रिय विषयों तक और कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत काले ऐसा श्लोक बोल रहे हैं, आप कोई प्रश्न नहीं करते हैं आजकल, ठीक है। यशोदा माता शायद देखी थी ना कि सुगंध एक्सेट्रा, मैंने पढ़ा नहीं, बस सुना था। नहीं, मैंने नहीं सुना कुछ, मुझे अभी याद नहीं ठीक से। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है। कोई प्रश्न है? एक। कोई प्रश्न है? दो। कोई प्रश्न है? तीन। नहीं, सब लोग संतुष्ट हैं? सब स्टॉप हियर। अगला तत्व कल प्रकट कराएंगे। आज आकाश तत्व में संतुष्ट रहिए। कल किसकी प्रकट होगा? स्पर्श, यानी वायु, स्पर्श और वायु की प्रकट होगा, ठीक है। स्टॉप नाउ। और कोई बाद में आए तो कहते ना क्लास हो गई अरे प्रभु जी क्लास नहीं हुई क्या? अरे तुम 7:45 पे आओगे तो क्लास हो सोचोगे, ठीक है। और ये भी नहीं कहना कोई कि आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि इधर से आवाज़ बंद हो गई है हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे।